जो पढ़ा रहा था उससे और आगे आज पढ़ेंगे हम लोग। तो आ जाइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ाया था उसको एक बार याद कर लो। तो देखो जरा क्या पढ़ाया था मैंने बोला था कि हर कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी y इक्वल्स टू एफ एक्स एक इक्वेशन है, ये सर है। तो इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इसका एक ग्राफ होगा। कोई भी एक ग्राफ हम लोग ले सकते थे। तो मान लो मैंने इधर यहाँ पर ये जो वेरिएबल लेते हो उसको जनरली यहाँ डिनोट करते और इधर फंक्शन को डिनोट करते हैं। तो मान लो कोई ऐसा कोई फंक्शन रहा होगा, इस तरह से कोई ऐसा फंक्शन रहा होगा। तो अब इस फंक्शन में पर्टिकुलर x की दो वैल्यूज हमने लेने के लिए आपको बताया था कि दो वैल्यूज ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये वाला x1 को करस्पॉन्ड कर रहा होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा वो x2 को करस्पॉन्ड कर रहा होगा। तो हर x1 को करस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y1 आएगा और इसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू y2 आ जाएगी। ये y2 आ जाएगा और ये y1 आ जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको बोला था कि जो एवरेज चेंज होता है हमारा किसी भी चीज़ के लिए, जो एवरेज चेंज निकालते हैं, तो अगर मैं एवरेज चेंज की बात कर रहा था, है ना, तो याद करो जरा उस केस में जब एक मेजर चेंज आया था फंक्शन के वैल्यू में, तो हम लोगों ने बोला था डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इसे हमने बोला था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यस सर, यही बोला था। और इसे ही हम लोगों ने क्या बोला कि चलो पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। ए था, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 और y1, ये पॉइंट हो जाएगा b और इसका पॉइंट हो जाएगा x2, y2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग चाहें तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रायंगल कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। एक ए बी और ये मान के ऐसे चलो आप सी पॉइंट के लिए, ये ऐसा कुछ होगा। एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा जिसमें जो BC है, BC आप उसको ध्यान से देखिए, जो पूरा BC है तो यहाँ से यहाँ तक y2 और यहाँ से यहाँ y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ x1, तो ये हो जाएगा जिसे हम लोग AC कह रहे हैं, वो हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। तो इस केस में यही था वो जिसे हम लोग एवरेज चेंज की बात कर रहे थे, एवरेज चेंज इन फंक्शन। तो ये एक बड़े चेंज के लिए बात किया जाता है जिसमें टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x की बात की जाती है। तो देखो जरा, इसे ही हम लोग क्या कहते थे, इसे ही हम लोग कहते थे स्लोप, इसे ही कहते थे स्लोप। और स्लोप चूंकि ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन है तो इसका एक स्लोप होगा और स्लोप को ही हम लोग कहा करते थे, स्लोप को ही हम लोग कहा करते थे राइज बाई रन, राइज बाई रन। दिस इज कॉल्ड राइज एंड दिस इज रन। अब सोचो इस ट्रायंगल को आपने अगर यहाँ पे थीटा मान लिया, यहाँ पे थीटा बना दिया, तो इसी चीज को देखो थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसी राइज बाई रन को यानी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 को, या राइज को चूंकि आप BC लिख रहे हो और रन को लिख रहे हो आप AC, तो ये तो tan थीटा के बराबर होता है। यानी कि आप से इस बात का ध्यान दें कि जब भी कोई फंक्शन, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसमें अगर एवरेज चेंज की बात की जा रही होगी तो फंक्शन के किसी इसी कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ के दो अलग अलग वैल्यूज पर कुछ इस तरह का प्लॉटिंग होता होगा और उसमें डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स आपको जब भी निकालने के लिए मिले ऐसे किसी भी फंक्शन में, तो आप उसे स्लोप कह सकते हो, उसे आप राइज बाई रन कह सकते हो या tan थीटा भी कह सकते हो। बात समझ में आई? तो इसे आपको याद रखना चाहिए था। ये इतनी सी बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दी थी। आप इसे प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग फिर से अब आगे वाले पोर्शन में पढ़ें। तो इसे हम लोग बोले थे एवरेज चेंज। ये तब यूज किया जाता है जब एवरेज चेंज की बात होती है, ये तब यूज करते हैं हम लोग जब हम लोग बात करते हैं एवरेज चेंज की। ठीक है, इसको फटाफट उतार लीजिए आप। ये एवरेज चेंज की बात कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा कर करके इंस्टेंटेनियस वाली बात करेंगे। एवरेज चेंज की बात थी, अब इंस्टेंटेनियस की बात करने वाले हैं। एवरेज मतलब एक मेजर चेंज और इंस्टेंटेनियस मतलब उसी समय, जिस समय आपसे बात कही जा रही हो उसी समय की बात हम लोग अभी करने वाले हैं। आइए जरा, तो सेम इसी ग्राफ के प्लॉटिंग में ही ऐसा ही कोई ग्राफ होगा। अब एग्जैक्टली तो ऐसा बनेगा नहीं, बट मान लो कि ऐसा ही कोई ग्राफ था, ये ऐसा था। तो अब मुझसे बोला गया कि अब इसी काम को हमें फिर से करना है। हमें क्या करना है, डेल्टा y बाई डेल्टा x ही लिखना है। बट तो डेल्टा y क्या हुआ करता था सर, y2 माइनस y1 बाई डेल्टा x, x2 माइनस x1। बट यहाँ पे खास बात क्या है कि x2 x1 यहाँ है इस पॉइंट पर और x2 बिल्कुल उसके जस्ट बगल में है, इतना बगल में। हालांकि आपको समझाने के लिए मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखा रहा हूं, बट सच ये है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा ही नहीं, और होगा उसे नेग्लिजिबल कहेंगे। तो इस केस में जिसे आप डेल्टा x कह रहे हो, x2 माइनस x1, तो सोचो जरा x2 की वैल्यू
यहाँ से यहाँ है और x1 भी वही है आसपास में, तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो टेंड्स टू जीरो हो जाएगी। यहाँ पर x2 माइनस x1 की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, टेंड्स टू जीरो हो रही है। एग्जैक्ट जीरो नहीं है, x2 से x1 घटाओगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा, बट वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो अगर ये ना के बराबर होता होगा उस केस में हम लोग लिखते हैं इफ, कंडीशन है ये, याद रखें इस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए इस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए एक स्पेशल केस है ये, तब जबकि इफ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो y2 माइनस y1 और यहाँ पर x2 माइनस x1, या इसे ही ऐसे न लिख करके ऐसे लिखें डेल्टा y बाई डेल्टा x, हियर डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, इन दैट केस इट नाउ बिकम्स dy बाई dx। ये है खास वो चीज। तो उस कॉरस्पॉन्डिंग में जरा देखें, ये हो जाएगा y1 का वैल्यू, ये हो जाएगा y2 का वैल्यू, y1 और y2 तो करस्पॉन्डिंग जब x के वैल्यू में बहुत कम का अंतर आ रहा हो तो जनरली y के फंक्शन के वैल्यू में भी बहुत मिनिमम का अंतर आएगा। बट y के फंक्शन मतलब फंक्शन के वैल्यू में कम अंतर आ रहा हो या ज्यादा आ रहा हो, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न, बट मेन कंसर्न क्या है कि x1 और x2 एक दूसरे पे के आसपास ही कहीं होंगे। उस केस में फिर देखिए डेल्टा y बाई डेल्टा x नाउ बिकम्स dy बाई dx। तो याद कीजिए डेल्टा y बाई डेल्टा x वो था क्या, स्लोप, तो याद रखें जरा इसे हम लोग बोलेंगे स्लोप, यानी उस केस में डेल्टा y बाई डेल्टा x स्लोप हो रहा था, इस केस में dy बाई dx स्लोप होगा। और स्लोप को ही और लिखेंगे हम लोग, स्लोप को ही हम लोग बोलेंगे tan थीटा। क्या बोलेंगे, tan थीटा। तो इसे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। अभी मैं पूरा इसका प्रोसेस आज बताऊंगा आपको। और इस केस में जो स्लोप होता है वो ऐसे एक लाइन का स्लोप निकाला जाता है जो कि एक पॉइंट से होके जाता है। हालांकि a और b पॉइंट दोनों बिल्कुल आसपास में है, तो ये लाइन जो होगी वो लगभग मान के चली जाएगी कि a और b कोई एक ही पॉइंट है और उससे ये लाइन जा रहा है। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे सर, तो दिस इज थीटा, और ये कहीं से भी एक लाइन खींच दो तो दिस इज राइज बाई रन, दिस इज राइज बाई रन, ये ही tan थीटा बोला जाता है। तो ये क्या देगा आपको, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। ये जो dy बाई dx है इस केस में क्या देता है आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। किस चीज का देगा, कैसे देगा, अभी वो तुरंत हम लोग पढ़ेंगे, घबराइए मत, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। ये देता है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कौन, dy बाई dx, ठीक है। लेकिन डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या देता था, एवरेज वैल्यू देता था। यानी कि दोनों के केसेस में बात तो कहीं ना कहीं चेंज की ही हो रही है, लेकिन एक में डेल्टा x चेंज इन x यानी चेंज इन जो वेरिएबल है उसका एक खास वैल्यू होगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू होगा, लेकिन वो अंतर विजिबल होगा। लेकिन dy बाई dx में डेल्टा x ही है, बट वहां पर x के वैल्यूज में यानी वेरिएबल के वैल्यूज में जो चेंज आया है लगभग नेग्लिजिबल होता है। बस इतनी सी छोटी सी घटना से एक एवरेज वैल्यू जो है वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाता है, और इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट होने पर ही हम लोग के लिए एक नया मैथमेटिक्स का दरवाजा खुलता है जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। बात समझ में आई है तो प्लीज इतने को उतार लीजिए, और अभी जस्ट एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इतनी ही थ्योरी पर। उतारिए इसको, कि आपने उतार लिया है तो चलिए क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं फटाक से, जल्दी से। देखो, if position of any moving body, if position of any moving body is the function of time, as given below, पोजीशन को यहां पर मैं s से डिनोट कर रहा हूं, s से ये दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस 2 से, t स्क्वायर प्लस 2 से। then find the value of average velocity from the time interval लिखने का तरीका अभी से सीखते चलेंगे। 0 से बराबर या बड़ा टाइम है या 2 से छोटा है,
या 2 से छोटा, ये है टाइम इंटरवल। इसे सिंपली हम बोले 0 से 2 सेकंड के बीच का हमें एवरेज वेलोसिटी पता करना है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप मान लो किसी बाजार को जाते हो और आपको बाजार को जाने में 2 सेकंड का समय लगा होगा, मोटरसाइकिल से जा रहे थे आप, मान लो एक छोटा सा समय, फिर भी एज्यूम कर लीजिए कैसा हो रहा हो अगर, तो उस केस में आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो आपको याद होगा वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हुआ करता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हुआ करता है एवरेज वेलोसिटी का, तो याद करो, चूंकि हम बात कर रहे हैं वी एवरेज की, तो वी एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो क्या लिखेंगे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। याद करो भाई, स्पीड इक्वल होता है ना डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ डिस्टेंस किससे डिनोट किया जा रहा है, एस से, और टाइम टी से। तो चूंकि एवरेज की बात है इसलिए डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अगर इंस्टेंटेनियस की बात होती, जैसे इंस्टेंटेनियस कैसे होता, बस यही क्वेश्चन सेम टू सेम होता और पूछा जाता एट टी बराबर 2 सेकेंड। तो जब t बराबर 2 सेकंड यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, उसी वक्त उस समय पूछी जा रही है वैल्यू आपसे, तो उस समय आपको t बराबर 2 पुट करके बनाना होता है। तो उसके लिए आपको पहले डिफरेंशिएशन सीखना होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन के बिहाफ पे नहीं दिया है, एवरेज वैल्यू निकालने के बिहाफ पे दिया है। तो जरा देखो, तो ऐसे क्वेश्चन में वी एवरेज निकालेंगे हम लोग, वी एवरेज, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो जरा देखो तो डेल्टा एस यानी सर S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। यस सर, S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, यही तो होता था एवरेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला। तो S2 जरा सोचो, टाइम का लोअर S2 याद कीजिए। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा देता था आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालते थे, x की वैल्यू अपने मन से पुट करते थे और y की वैल्यू निकालते थे, बट यहाँ अपने मन से पुट नहीं करना। देखो इसी फॉर्म में एक ऐसा इक्वेशन है, इसे चाहो तो उसके फॉर्म में लिखो, तो यहाँ पे आपको याद होगा इसे हम लिखते थे y इज ए फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे इसी इक्वेशन को उसके फॉर्म में अगर लिखें तो हम लिखेंगे s इक्वल टू s इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पर s इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ x। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, इतने में समझ में बात आ रही होगी आपको। तो अब आगे की बात समझिए जरा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू थी, आपने क्लास 10th में अपने मन से रखा होगा उसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को अपने से 0 -1 -2 करके रखा होगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है जो t का वैल्यू है उसका लोअर लिमिट क्या है 0 और हायर लिमिट कितना है बेटा 2 है, यानी कि यहाँ पर अपने मन से रखना नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले आप रखेंगे s की वैल्यू व्हेन t बराबर 0, तो s की वैल्यू एट t बराबर 0, तो s की वैल्यू t बराबर 0, तो देखो तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, यानी कि s t बराबर 0 पर कितना आ गया 2, सिर्फ 2 आ रहा है, इसे हम लोग S1 कहते हैं, S1 2। क्यों? क्योंकि टाइम 0 पर जो मिलेगा भाई, पहले समय पे जो मिलेगा वो S1 हो जाएगा, बाद के समय पे जो मिलेगा वो S2 हो जाएगा। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ S2 S एट t बराबर व्हाट 2 सेकंड पे। तो S t बराबर 2 पे जरा देख लो एक बार, तो क्या आने वाला है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 6, ये आ गया 6, और इसे ही तो तुम बोलोगे S2, दिस इज S2। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम S2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2, तो यही तो S2 था, वो कितना है 6 और माइनस S1, S t बराबर 0 पे कितना आया 2 आया, बाई T2 माइनस T1, फाइनल टाइम कितना था बेटा 2 सेकेंड, इनिशियल टाइम कितना था बेटा 0 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 बटा 2, ये आ जाएगा 4/2, यानी कि आया 2 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा याद रखेंगे हर पल, इस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो, और इससे पहले मैं आपको बार बार स्टार्टिंग से भी बताता रहा हूं, हम लोग जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं वो पहले से काफी अच्छा, काफी कंसेप्चुअल होने वाला है। तो प्लीज अपना 10th का माइंड और 10th का जो इनर्शिया लेवल है उससे बाहर निकल जाइए, पेशेंस रखिए, एक चीज समझ में आएगा, बट हार्डवर्क करते रहना है। तो फिर से एक बार देख लो, मैंने क्या किया, वी एवरेज निकाला। मैंने बोला कि एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से बातें करते हैं। तो सेम यही बातें की गई, जैसा पहले कर रहे थे वैसा ही यहाँ भी किया है। अब यहाँ पे बात है S2 क्या और S1 क्या, तो S2 बाद वाले टाइम, फाइनल वाला टाइम पे S2 आया करता था, जैसे यहाँ पे y2 माइनस y1 आया करता था, याद करो, उसी तरह से y2 माइनस y1 बाई T2
x2 माइनस x1 वहाँ, और यहाँ पे x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, और ये आया है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड करके बताइए कि ये कितना समझ में आया है। नहीं तो मुझे मैसेज कीजिए कि फिर से मैं इसको रिपीट कर दूँ। पढ़ने वाले हैं ये तो सर एवरेज निकालने का तरीका हमने सीख लिया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे हम लोग जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो ये तो एवरेज निकालने का एक बेसिक तरीका था। अब निकालेंगे इंस्टेंटेनियस, लेकिन इंस्टेंटेनियस तो आता है dy बाई dx से। तो dy बाई dx से अगर वो आता होगा तो हमें अब क्या करना है कि हमें सबसे पहले अब पढ़ना है डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है हमें? डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो हेडलाइन सभी लोग आप भी दे दीजिए अपनी कॉपी पर, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, इट इज ए पार्ट ऑफ कैलकुलस। इट इज ए पार्ट ऑफ अ कैलकुलस। कैलकुलस जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी चेंज की। तो स्टडी मेनली कैलकुलस में दो पोर्शन है, एक है डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन। दोनों ही हम लोगों को पढ़ना है बेसिक लेवल पर। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। गौर सुनेंगे और जितना बता रहा हूं उतना याद कर लेंगे, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। हालांकि हर एक फॉर्मूले का अपना प्रूफ है, लेकिन हमें प्रूफ जानने से मतलब नहीं है, कभी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो जितना कहता हूं उसको बस याद कर लेना है, यानी अभी जो सेक्शन आने वाला है उसे आपको मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए, तो डिफरेंशिएशन में थ्योरम है। थ्योरम्स क्या क्या है वो समझ लीजिए। थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी। Differentiation of any constant quantity with respect to what? Variable. This is variable is always 0. डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इक्वल्स टू 0। आपको बेसिक मैथमेटिक्स है, यूट्यूब पे जो मेरा वीडियो पड़ा है उसमें मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल को लेकर के अच्छी खासी चर्चा कर रखी थी, तो आप उस पर प्लीज देख लीजिएगा कि कहाँ है, कैसे है वो। ठीक है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन हो सकता है सर? एग्जांपल में देख लो, कांस्टेंट कौन हो सकता है? 2 हो सकता है, यस सर। 5 हो सकता है, यस सर। पाई हो सकता है, यस सर। लॉग ई हो सकता है, यस सर। ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज ना करे। जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आती है, पहला रूल। थ्योरम नंबर 2 है हमारे पास, डिफरेंशिएशन of any variable which is multiplied with any constant. C stands for constant. C stands for constant into U. U यहाँ पर वेरिएबल है, गौर से आप लिख लें अपनी कॉपी पर, यहाँ पे ऐसे देकर के आप लिख लें, दिस इज कांस्टेंट एंड U इज वेरिएबल। वेरिएबल। तो जब भी ऐसा कोई डिफरेंशिएशन होता हो जिसमें एक कांस्टेंट आता हो और एक वेरिएबल दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, जैसे एग्जांपल देखना चाहोगे तो देख लो उसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं। एग्जांपल मान लो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 2 क्या है? कांस्टेंट, और x क्या है? वेरिएबल है। तो यस सर। तो ऐसे केस में डिफरेंशिएशन का नियम कहता है कि कांस्टेंट को आसानी से बाहर कर दीजिए और du बाई dx लिख लीजिए। मुझे पता है कुछ भी जो पहले से नहीं जानते उनके लिए बिल्कुल नया चीज है, बट पेशेंस रखो, शायद सबसे आसान होता है मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन, बहुत आसान होता है, अभी जस्ट बनेगा आपसे। रूल नंबर, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3, अगर एक साथ बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ अगर आपस में जुड़ रहे हो या घट रहे हो, मैंने 3 दिया है और ज्यादा भी हो सकता है, जुड़ रहे हो या घट रहे हो, तो डिफरेंशिएशन का नियम कहता है कि आप क्या करें, सबको अलग अलग कर लें। डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v रिस्पेक्ट टू dx प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ w रिस्पेक्ट टू dx, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। दिस इज रूल नंबर 3। देखें जरा, आप एग्जांपल्स बनाएंगे एकदम आसान हो जाएगा ये, देखते चलिए। दिस इज एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है आपसे, आइए उसको भी देख लेते हैं, गौर से सुने उसको। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल, मैं यहाँ पे वेरिएबल को x से डिनोट कर रहा हूँ। इट डजंट मीन कि हमेशा देयर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेरिएबल इज गिवन बाय x। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल को हम लोग x से ही डिनोट करें। अलग अलग क्वेश्चंस में, जैसे देखो मैंने यहाँ पे किसी वेरिएबल को u से डिनोट किया है, तो अलग अलग हो सकता है। तो खैर, तो यहाँ पर x जो है कोई भी वेरिएबल है, बाई dx। डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू द पावर n, दिस इज n। वेरिएबल टू द पावर n बाई dx का जो डिफरेंशिएशन होता है बाई फॉर्मूला, वो होता है n इंटू x टू n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, चलो अगर यहां तक समझ में आया तो फिर से एक बार 4 नंबर थ्योरम को देख लीजिए। 4 नंबर थ्योरम को देख लीजिए। ये क्या है, किसी भी वेरिएबल टू द पावर n, n कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 1.5,
3.5, कुछ भी हो सकता है। नंबर इंटीजर फ्रैक्शन दोनों हो सकते हैं। एन मे बी एन इंटीजर और फ्रैक्शन बाई dx। तो बोला जाता है, थ्योरम कहता है कि कुछ मत कीजिए, जो पावर आपने यहाँ लिखा है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके, वेरिएबल के, और जो भी पावर पहले था उससे 1 कम हो जाएगा। पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो भी पावर है वो 1 से कम जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। एक थ्योरम और देख लो, 5वां नंबर थ्योरम भी मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो हम लोगों ने जोड़ घटाव तो कर लिया, तो अब एक गुना बच रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल इनटू अनदर वेरिएबल बाय dx। मतलब दो फंक्शंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, यहाँ पे u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इस केस में नियम कहता है कि किसी एक को पहले u को, जो आपने पहले लिखा है उसको छोड़ दीजिए और v को डिफरेंशिएट कीजिए, u इंटू डी बाई डी एक्स प्लस, अब u को छोड़ दे, अब u को डिफरेंशिएट कीजिए, v को छोड़ दीजिए, तो v को छोड़ दिया और u को डिफरेंशिएट कर दिया। ये आपका नियम है, यहां तक आपको जानना चाहिए। एक बार फिर से रूल नंबर 5, थ्योरम नंबर 5, दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो कहता है पहले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ो फिर पहले को डिफरेंशिएट कर दो, ये कहा जाता है। और ये बेसिक थ्योरम्स हैं जिसके बिहाफ पर हम लोग अभी डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। यानी कि ये सारे के सारे दरअसल डिफरेंशिएशन के रूल्स रेगुलेशंस हैं। ये सारे के सारे डिफरेंशिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें हर हालत में जानने चाहिए। और अगर आप यहां तक जान गए हो तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन भी करेंगे और जो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे थे ना वो भी कर ले देंगे। फिलहाल एक बार इसको बढ़िया से थ्योरम को देख लीजिए और उतार लीजिए। इतना कर लेने के बाद इस थ्योरम को मैं यही रहने देता हूँ, इस थ्योरम को मैं यही रहने देता हूँ और मैं ये अपने राइट हैंड साइड वाले पार्ट को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल्स लेके। जैसे देखो हमें दिया गया है कि y = 2 को डिफरेंशिएट कीजिए, y = 2 को डिफरेंशिएट कीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx। तो यहाँ y के जगह पे क्या रखना है, 2, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। dx क्या हुआ करता था, वेरिएबल, और फंक्शन के जगह पे 2 है, 2 क्या होता था, 2 क्या हुआ करता है, याद करो कांस्टेंट हुआ करता है। तो अगर 2 कांस्टेंट है तो बेसिक थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई भी कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो निश्चित है ऐसे किसी कांस्टेंट का जो इंडिविजुअल आपको मिल जाए उसका डिफरेंशिएशन हमेशा से 0 ही होगा। इस बात को भूलना आपको बिल्कुल भी नहीं है। इधर 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 इधर, क्लियर है बात। चलो अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के बाद दूसरा ले लेते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि मान लीजिए ये होता, ऐसा होता कि y = 2x², लेट सपोज y = 2x²। तो इसको कैसे लिखते, तो इसको लिखते हैं dy by dx, बट y के जगह पे क्या रखना है हमें, 2x², तो हम लोग लिखेंगे d 2x² by dx। y = क्या रखेंगे, 2x² by dx। अब नियम क्या कहता है, 2 तो कांस्टेंट है, यस सर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट को क्या कर देना है बाहर, तो मैं कर रहा हूं कांस्टेंट को 2 को बाहर और डिफरेंशिएट करूंगा किसको, x² by dx को। ठीक, ध्यान दें, कांस्टेंट को बाहर करना है, उसको डिफरेंशिएट कर देना है। बट इस फंक्शन को जरा चेक कीजिए, इस फंक्शन को चेक कीजिए, du by dx। बट अब यहां देखो ये सिंपल u है, यहां पे क्या है, u के जगह पे x² है। और इस थ्योरम को जरा चेक करो, थ्योरम नंबर 4 को, x to the power n, यानी किसी वेरिएबल में पावर n है तो नियम कहता है 2 तो पहले से था, इनटू ये कहता है जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई होगा। ओके सर, पावर जो भी है वो आगे मल्टीप्लाई किया और जो भी पावर था उससे कम जाएगा, तो हो जाएगा इनटू x to the power 2 - 1। तो 2 × 2 4 और x to the power 2 यानी x to the power 1 या 1 मत भी लिखो, तो ये इसका आंसर हो रहा है। हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हुई होगी, लेकिन घबराए नहीं, ये बहुत आसान होता है, इतना आसान कि मैं कह भी नहीं सकता तुम्हें। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो थर्ड नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल देखते रहेंगे, एकदम समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 3, y = 4x² + 3x + 2। अच्छा, एक साथ तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं। चलो मैं इसका माइनस साइन देता हूं, जुड़ और घट रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, हम तो जानते हैं डिफरेंशिएशन = dy by dx, बट y की जगह पे क्या है, इतना सारा चीज है,
4x² प्लस 3x माइनस 2 बाई डी एक्स। तो सर ने एक थ्योरम और बताया था, यार बहुत सारे फंक्शन आपस में जुड़ या घट रहे हो तो पहले उसको इस तरह से अरेंज करते। देखो डिफरेंस, गौर से सुनो, एक बहुत अच्छी बात है, दो अच्छी बात बता रहा हूं एक साथ, दो अच्छी बातें। डिफरेंशिएट कर देने के लिए, कर दिया जाए उसके लिए सिर्फ यही एक फॉर्मूला है, लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले फंक्शंस को सजाने के ये फॉर्मूले हैं, 1 2 3। तो फंक्शंस को सजाया कैसे जाए डिफरेंशिएशन करने से पहले, तो वो ये 3 प्रोसेस है। और ये जो चौथा प्रोसेस है ये फाइनली डिफरेंशिएट कर देता है। क्यों डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े में कर देना। जरा देखो यहाँ पे पावर कम गया है, यानी कि निश्चित फंक्शन पहले की तुलना में छोटा हो गया होगा। फिर से सुनिए, जरा फिर से सुनिए, ये 1 2 3 जो ऊपर के थ्योरम्स हैं वो डिफरेंशिएशन करने से पहले बहुत सारे फंक्शंस को अरेंज करने का प्रोसेस है, ठीक। लेकिन जो चौथा है वो फाइनली डिफरेंशिएट कर देता है, ये थ्योरम। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले तो ऊपर वाले तीनों थ्योरम्स की मदद लेने का प्रयास करेंगे कि उससे पहले इसको अरेंज कर लें ताकि ये डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में आ जाए, उसके बाद इस फाइनल फॉर्मूला को लगा देंगे। तो आइए मैं इसको सजा करके लिख देता हूं, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन अलग अलग करके लिखता हूं। देखो जरा गौर से देखना, मैं इस चीज को ऐसा करूं, मेरे ख्याल से इस जगह पे लिखना ज्यादा अच्छा होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं। देखो जरा वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x², पूरा का पूरा ब्रैकेट में है, 4x² प्लस 3x प्लस 1 बाई डी एक्स। 2 है, ओके, माइनस 2 है बाई डी एक्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि पहले तो मुझे इन तीनों की मदद लेकर के इसको सजाना है, पहले डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले सजाना है। तो देखो नियम कहता है कि एक साथ बहुत सारे फंक्शन तो सबको अलग अलग कर लो, तो अलग अलग कर लिया सर, d 4x² बाई डी एक्स, यस सर, प्लस d 3x बाई डी एक्स, यस सर, उसका माइनस है तो माइनस d 2 बाई डी एक्स, यस सर, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आया सर। अब इसके बाद देखो 4 और वेरिएबल, 4 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 4 को बाहर आ जाना चाहिए। तो तुम अगले स्टेप में इसको कर सकते हो, या चूंकि क्वेश्चंस लगातार सॉल्व करते करते हम लोग थोड़े मास्टर हो जाते हैं इसके, तो इसी जगह पे 4 चूंकि एक कांस्टेंट है तो इसे ऐसे लिख लेंगे 4 इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, 3 भी कांस्टेंट ऐसे लिख लेंगे 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, और माइनस डी 2 एक कांस्टेंट है बाई डी एक्स। तो जरा देखो तो इसमें ध्यान करो, 4 तो 4 है और x टू द पावर n, तो पावर आगे मल्टीप्लाई, पावर कितना मल्टीप्लाई होगा, 2 आगे मल्टीप्लाई इंटू जो भी वेरिएबल का पावर था उसे 1 कम जाएगा, तो 2 माइनस 1 तो लिखते ही नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, प्लस 3, x का पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो 1 आगे मल्टीप्लाई करो, इंटू x टू द पावर जो भी पावर था कितना था 1 था, उसमें से 1 घटा दो, 1 माइनस 1 0, समथिंग टू द पावर 0 1, माइनस ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये पूरा आया है 4 इंटू 8x प्लस 3। ये है इसका प्रोसेस। कहां तक समझ में आया मुझे बताओ। अभी 3-4 एग्जांपल्स और करेंगे, तब तक करेंगे जब तक तुम एकदम बिल्कुल डन ना हो जाओ। आइए देखिए जरा, अभी हम लोगों ने जो नियम पढ़े हैं उसमें क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी, एनी कांस्टेंट, सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या होता है 0 होता है। अगर एक साथ कोई कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो बाई डी एक्स हो, तो क्या बोला था, कांस्टेंट को बाहर करके डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं, यस सर, ये दूसरा था, ये पहला रूल था, ये दूसरा था। और तीसरा क्या कहता था, एक साथ अगर बहुत सारे वेरिएबल आपस में जुड़ या घट रहे हो, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w बाई डी एक्स, तो इन सबको अलग अलग करना था, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये था। और चौथा रूल जो मेन रूल था हमारा वो कहता था डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल टू द पावर n बाई डी एक्स, तो ये कहता था पावर जो भी है वो आगे मल्टीप्लाई करो और जो भी पावर है उसको 1 से कम कर दो, 1 से कम कर दिया। चलो अब इसमें हमें एग्जाम्पल ले लेके सीखते रहना है, समझते रहना है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया y इक्वल्स टू 3x टू द पावर माइनस x टू द पावर 3 प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1। तो देखो जरा, निश्चित है कि आप लिखोगे dy बाई डी एक्स, चूंकि आपको बोला गया कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो आप बोलोगे dy बाई डी एक्स, ये तो डिफरेंशिएशन का रूल है। और y की जगह पे पुट भी कर दोगे सर ये, और y की जगह पे 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1 बाई डी एक्स,
यस सर। ये सारा चीज समझा देने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इतना लेंदी जाना भी नहीं है, एक लाइन में क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर आएगा, क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर आएगा, बट अभी पेशेंस रखो। खैर, तो इसमें अब तो ये बात हो गई सर, बट पता है कि डायरेक्ट, चूंकि यही डिफ्रेंशिएट करने का फाइनल फॉर्मूला है, लेकिन ये डायरेक्ट लगा नहीं सकते क्योंकि तो बेचारा इंडिविजुअल आता है, तो ये इंडिविजुअल आता है तो सबको इंडिविजुअल करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए रूल्स हमारे पास ये है, रूल नंबर 3, सबको अलग अलग कर लीजिए। चलिए कर लिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x³ बाई dx, यस सर, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4x² बाई dx, यस सर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x बाई dx और प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाई dx। हाँ मुझे पता है तुम लोग का पूरा इस पे ध्यान जा रहे हैं, सर ये तो 0 हो जाएगा। गधों, मुझे ये भी पता है, घबराओ मत, तुम स्मार्ट हो बट मैं बेवकूफ नहीं हूं। खैर आगे आ जाओ। तो अब इतने के बाद आपको ये फिर से इतना तो अलग अलग कर लिया सबको, बट उसके बाद तुम्हारे दिमाग में और सर ये कांस्टेंट और वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को तो सर अलग कर देते थे। तो अब इसके लिए एक स्टेप और लिखो। अच्छा, तो कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x³ बाई dx प्लस 4 को भी बाहर निकाल लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x² बाई dx प्लस 2 को भी बाहर निकाल लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई dx। इसका तो तुम्हें पता ही कि 0 होने वाला है। तो मैंने यही कहा था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि जब तुम कांस्टेंट को बाहर निकालोगे तो एक स्टेप और क्यों बढ़ा रहे हो, मत बढ़ाओ ना। इसी जगह पे क्यों ना 3 को आगे निकाल ले, इसी जगह पे क्यों ना 4 को आगे निकाल ले, और इसी जगह पे क्यों ना 2 को आगे निकाल ले। आयुष ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना, ये समझ में बात तो आ गई। चलो, ये अलग यहीं पे कर सकते थे, एक एक्स्ट्रा प्रोसेस में लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है, कोई कॉपी चेक नहीं कर रहा इस तरह से तुम्हें, तो डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप पे डायरेक्ट आ सकते थे, यानी इस स्टेप के बाद इस स्टेप और इस स्टेप में डायरेक्ट यहां आया जा सकता था। डन सर, ओके मैं समझा। अब इसके बाद क्या, 3 तो पहले से ही था और इनटू पावर जो भी है वो आगे मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि यही तो डिफरेंशिएटिंग लास्ट फॉर्म है, ये तो लगा ही देगा और डिफरेंशिएट कर देगा। पावर आगे मल्टीप्लाई किया और जो भी पावर था उसको 1 से कम कर दिया, 3 में सीख जाएगा 2। अरे हाँ, पावर आगे मल्टीप्लाई करो तो 4 गुने 2 और x टू द पावर 2 - 1, 2 - 1 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और dx बाई dx अभी जस्ट तो बताया, 2 इंटू एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 तो था पावर, ये घट जाएगा तो समथिंग टू द पावर 0 1 तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 8x प्लस 2। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बात आई है तो मुझे प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए बाय योर मैसेज कि हाँ ये समझ में आ रहा है सर। फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो। फटाफट जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लग रहा है कि आप समझने लगे हो, ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप समझ रहे हो, है ना। तो अगर आप समझ रहे हो तो चलो अब इसी क्वेश्चंस को अब इसी को सेम टू सेम क्वेश्चन को, है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा और दिमाग लगाने वाले हैं। थोड़ा और दिमाग कैसे, उसको जरा देखिए, थोड़ा और दिमाग कैसे उसको जरा देख लीजिए। आइए उसको मैं समझाता हूँ, गौर से देखना। ये ट्रिक है डायरेक्ट सॉल्व करने का। सर एक बात बताइए, आपने ये कहा कि पावर आगे मल्टीप्लाई होगा और जो भी पावर है वो 1 से कम जाएगा। देखो देखो देखो, आ जाओ, डायरेक्ट यही के बाद इसका आंसर लिखेंगे। इतना सारा प्रोसेस सब बेकार है, बेकार तो नहीं बट स्टार्टिंग में सीखने के लिए सही है। डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, dy बाई dx इतना के बाद इसके बाद आंसर लिख रहे हैं। पावर आगे मल्टीप्लाई करो, ओके सर, 9 जो भी पावर 1 कम कर दो x²। डन सर, पावर आगे मल्टीप्लाई करो, प्लस साइन तो होगा, 8 पावर आगे मल्टीप्लाई 8 और एक पावर कम कर दो 8x प्लस 1 पावर है तो 2 इंटू 1 2 और ये x का डिफरेंशिएशन ऑफ x हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो ये 2। डन, चेक करो। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x बाई dx क्या होगा? सर ये तो हार्ड हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x रिस्पेक्ट टू x क्या होगा सर? हार्ड हो गया? नहीं बेटा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है ये।
क्या इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2? यस सर। बाई dx? यस सर। अच्छा, फिर तो पावर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, n आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर, जो भी पावर था कितना था 1/2, उसमें से एक पावर घटा दीजिए -1। अच्छा, तो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर, हाफ में से एक घटाओगे तो -½ आएगा। यस सर। तो इसे लिखेंगे 1/2। अब चूंकि पावर ऊपर में माइनस है, नीचे में आएगा तो हो जाएगा प्लस। यस सर। और इसे ही तो बोल सकते हैं हाफ, एक्स टू द पावर हाफ को, हाँ, √x। इसका आंसर आता है हमारे पास कितना, 1/√x का कितना आता है डिफरेंशिएशन, 1/2√x। आया क्या समझ में? मुझे लगता है आया जरूर होगा। चलो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, मुझे नंबरिंग नहीं पता, आप नंबरिंग देख लेना। चलो अगला एग्जांपल, y इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट ऐसे ही ले लेते हैं ना, ऐसे ही ले लेते हैं, d इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स टू द पावर -3/2 प्लस -3/2 प्लस 7 एक्स टू द पावर -1/7 डन बाई dx। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप कुछ भी दो, बेसिक फंडा तो सेम ही है, पहले अलग अलग करेंगे। ओके, चलो अलग अलग कर लेते हैं। d2, फिर से तुम्हारा दिमाग कर, सर ये तो कांस्टेंट है, क्यों ना इसको पहले ही बाहर कर लिया मैंने, बहुत बढ़िया, पहले ही बाहर कर लो, कांस्टेंट तो बाहर जाएगा, एक स्टेप बढ़ाने का क्या मतलब है, 2 बाहर निकाल लिया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -3/2, यस सर, बाई dx, यस सर, प्लस अलग अलग कर रहे हैं ना हम लोग, इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगला 7 तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, इनटू dx टू द पावर -1/7 बाई dx। यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो बहुत बढ़िया है, तो मुझे मैसेज में रिप्लाई करना जब मैं पूछूंगा तब, अभी नहीं, अभी देख नहीं रहा मैं आपका मैसेज। तो देखो 2 इंटू पावर आगे मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा -3/2। यस सर। और जो भी पावर है कितना है -3/2, उसमें एक और कम कर दो, डन। इसका डिफरेंशिएशन डन हो गया। प्लस 7, यस सर, इनटू पावर कितना है -1/7, मल्टीप्लाई होगा आगे, ओके, इनटू एक्स टू द पावर जो भी है कितना है -1/7, उसमें से घटा दो, नहीं आया, 2 से 2 उड़ जाएगा और ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स टू द पावर कितना आया -5/2 डन। अरे यार, अरे देखो ना, अरे बच्चों बहुत गलत बात है ये, 2 -3 -2 नहीं आया। एलसीएम है दादा, एलसीएम सॉरी, ऐड करना था सिंपली, इतना आसान तो कर ही सकते हो। चल, तो आ गया -5/2, तो मैंने ये कर लिया है, डन। तो 3 प्लस 7 से 7 को उड़ा दो, तो यहाँ आएगा -1, यानी माइनस और x टू द पावर कितना -8/7। और इसे और सुंदर तरीके से लिखना अगर चाहें आप, तो लिखें -3/x टू द पावर 5/2। नीचे, ऊपर में माइनस है, नीचे जाएगा तो प्लस में, प्लस, अच्छा ये भी माइनस ही है, सॉरी, -1/x टू द पावर +8/7, दैट इज योर आंसर। क्या ये समझ में आया है? अगर आया, ये पावर में था भैया, ये पावर था। सवाल नहीं है, कोई जवाब भी नहीं है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल मिलेंगे हम लोग 10 बजे के आसपास, ठीक है? कल मिलेंगे 10 बजे के आसपास, जैसा होगा वैसा आपको मैसेज भी जाएगा।